अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है जाने जहां और इस नावल के राइटर का नाम है एन। तो चलें जी, आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे इस नावल के पढ़ने का रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चलें जी, शुरू करते हैं। कुछ देर बाद कैफ भी अपनी दुल्हन को लेता घर पहुंच चुका था। घर पहुंचकर शगुफ्ता बेगम ने अंबर और कैफ को लाउंज में बिठाते एक दो रस्में करते जल्दी ही अंबर को कमरे में भेज दिया था। और अब कैफ था कि उसकी बेसब्री सभी देख रहे थे और अंबर के पास जाने को बेताब हो रहा था। और उसके कजन और समीर था कि उसे जानबूझकर छोड़ ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद कैफ उठकर खड़ा हुआ तो समीर बोल पड़ा, यार क्या है, कुछ देर तो बैठ हमारे पास। समीर ने कैफ को देखते जानबूझकर कहा तो सब कजन ने उसका साथ दिया। भाई, मैं कब से आपके पास बैठा हूँ, तो अब काफ़ी देर हो गई है, मैं जा रहा हूँ, कैफ ने कहा। और वो अंबर के पास जाने के लिए बेचैन हो रहा था। इतनी देर कब हुई, अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, समीर ने कहा। तो कैफ ने हैरत से देखा। भाई 15 मिनट, मुझे तो घंटा लग रहा है, मैं जा रहा हूँ, कैफ कहता कमरे की तरफ बढ़ गया। तो पीछे समीर भी भागा। बाकी सब कज़न भी हंस दिए। कैफ को बैठे हुए वाकई ही 15 मिनट हुए थे, लेकिन कैफ को घंटा लग रहा था। कैफ कमरे की तरफ गया कि दरवाजे के बाहर हानिया को खड़ा देख कर खड़ा हो गया। चलें भाई, अब जल्दी से मुझे नेक दीजिए, फिर अंदर जा सकते हैं, हानिया ने कहा। तो कैफ ने समीर की तरफ देखा, जितने कंधे उचका दिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है, समीर ने कहा। तो कैफ ने बेचारगी से हानिया को देखा। मेरी प्यारी सी भाभी, इस वक्त अपने देवर को बख्श दें, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, कल दे दूंगा प्लीज़, कैफ ने मीठे से अंदाज में कहा। तो समीर हंस दिया, हानिया भी मुस्कुरा दी। ओके भाई, पर कल मतलब कल, हानिया ने कहा। तो कैफ खुश हो गया, इतनी जल्दी जान बख्शी पे थैंक यू भाभी, कल पक्का दे दूंगा। अब जाऊं मैं, कैफ ने जल्दी से कहा। तो हानिया दरवाजे से पीछे हो गई और इससे पहले समीर और हानिया कुछ कहते, कैफ बिना देर किए कमरे में दाखिल हुआ। और समीर और हानिया कैफ को यूं जाता देखकर हंस दिए और अपने कमरे की तरफ बढ़े। वानिया सो गई, समीर ने कमरे में जाते पूछा। जी सो गई, थक गई थी, खुश भी बहुत है आज, उसकी चच्ची जो आ गई है। वानिया ने हानिया ने मुस्कुराते कहा। हाँ, और इससे ज़्यादा खुश वानिया का चाचू, समीर ने भी मुस्कुराते कहा। अंबर कमरे में बैठी कैफ के आने का इंतज़ार कर रही थी। पूरा कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ ही फूल थे और फूलों की खुशबू और धीमी सी लाइटिंग कमरे को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। अंबर ने पूरा कमरा देखा, जहां बेड की दाएं जाने बालकनी और बाएं जाने बाथरूम और चेंजिंग रूम था। अंबर को भी 15 मिनट ही बैठे हुए थे कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ में अंबर ने नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर कैफ को खुद की तरफ तकता पाकर शर्मो हया से नज़रें झुका गई। कैफ अंबर को मुस्कुरा के देखता हुआ दरवाज़ा लॉक करता हुआ अंबर के पास आया और आकर उसे बेहद करीब बैठा। अंबर का दिल कैफ के करीब बैठने पे ही तेज़ी से धड़कने लगा था। कैफ ने अंबर का दायां हाथ पकड़ते उस पे बोसा दिया तो अंबर सुर्ख चेहरे के साथ झुका सर और झुका गई। कैफ ने मुस्कुराते उसका हाथ छोड़ते उसका चेहरा हाथों में थामते अंबर के माथे पे शिद्दत से बोसा दिया तो अंबर शर्मो हया से आंखें बंद कर गई। हाँ, कैफ उसके करीब पहले भी आता था, लेकिन आज अंबर का दिल कैफ के करीब आने पे अलग ही तरह से धड़क रहा था। तो दूसरी तरफ कैफ का दिल भी अलग ही तरह धड़क रहा था। कैफ ने पीछे होते अंबर के हाथ दोबारा अपने हाथों में लिया। अंबर, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं गुजार सकता। तुम मुझे सांसों की तरह हो, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, हमेशा मेरे साथ रहना, अब कभी ना छोड़कर जाना प्लीज़, कैफ ने सच्चे दिल के साथ कहा। तो अंबर के दिल को आज एक बार फिर कैफ का इजहार मोहब्बत सुनकर सुकून हुआ। कैफ, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अंबर ने शर्मो हया से चेहरा झुकाए कहा। तो कैफ बेताब हुआ अंबर को सुनने के लिए। बोलो, मैं सुन रहा हूँ, कैफ ने प्यार भरे लहजे में कहा। वो, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ कैफ, न जाने कब से, पर मैं भी आपके बिना नहीं रहना चाहती। अंबर ने एक नज़र कैफ को देखते फिर से चेहरा झुकाए कहा। और कैफ तो अंबर की इजहार मोहब्बत पर बेपनाह खुश हो गया था। मैं बहुत खुश हूँ अंबर कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, कैफ ने खुश होते कहा। तो अंबर के होंठों पे शर्मीली सी मुस्कान आ गई। कैफ ने मुस्कुराते अंबर के माथे पे फिर से बोसा देता उठ खड़ा हुआ। तो अंबर ने हैरत से उसे देखा। 1 मिनट में आता हूँ, अंबर कैफ अंबर को खुद की तरफ तकता पाकर मुस्कुरा के कहता कब्र की तरफ गया और वहां से पायल की जोड़ी लाता अंबर के पास बैठा और अंबर के पाँव पकड़ते अपनी गोद में रखते लहंगा ऊपर किया और पायल पहनाने लगा। तो अंबर
तो अपने पाँव पे कैफ की उंगलियों के लम्स पे अंबर का दिल बेसख्ता धड़का। कैफ ने पायल पहनाते झुक के वहां अपने होंठ रखे तो अंबर कपकपा के रह गई। गालों से जैसे धुआं निकलने लगा। अंबर ने अपने पाँव कैफ से छुड़ाना चाहे तो कैफ ने भी मुस्कुराते छोड़ दिया। कैफ के पाँव छोड़ते अंबर ने पायल देखी तो हैरान रह गई। कैफ, ये तो वही पायल है ना जो मुझे पसंद थी और भाई ने लेकर नहीं दी। अंबर ने कहा तो कैफ मुस्कुरा दी। हाँ, ये वही पायल है, मैंने ले ली थी और खुद से वादा किया था कि जब तुम हमेशा के लिए मेरे पास आओगी तो ही तुम्हें दूंगा। कैफ ने मुस्कुराते कहा तो अंबर भी मुस्कुरा दी। वैसे कैसी लगी मुंह दिखाई? कैफ ने अंबर का हाथ थामे कहा और गहरी नजरों से अंबर का सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठों को देखने लगा। अंबर कैफ की नजरों से शर्माते नजरें झुका गई। जी बहुत अच्छा, अंबर ने एक नजर फिर से कैफ को देखते कहा तो कैफ मुस्कुरा दिया। बहुत प्यारी लग रही हो, और कितनी प्यारी लग रही हो, और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये मैं आज सारी रात तुम्हें बताऊंगा, कैफ ने ज़ुमानी अंदाज में कहा। तो अंबर शर्मो हया से नजरें झुका गई। कैफ ने अंबर के करीब होते उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेते अंबर की गालों को छुआ तो अंबर धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। कैफ ने पीछे हुए अंबर की बंद आंखों को देखते उसके सर से दुपट्टा उतारने लगा तो अंबर का दिल और तेजी से धड़का। कैफ ने दुपट्टा उतारते अंबर की ज्वेलरी उतारने लगा। अंबर अपनी गर्दन और कानों की लू पे कैफ की उंगलियों का लम्स महसूस होते बुरी तरह कपकपाई। कैफ ने अंबर की ज्वेलरी उतारते, उसे लेटाते, उस पर झुकते, अंबर की बंद पलकों को देखते, उसे होठों को देखते, उस पर झुकता उन्हें अपनी गिरफ्त में ले गया। न जाने कितने ही पल यूं ही मायने खेल खामोशी के गुजरे तो कैफ पीछे होता गहरा सांस लेते अंबर के गुलाबी चेहरे और गहरे सांस लेता देख कर उसकी बंद पलकों को होठों से छूता, उसकी नाक को छूते, ठोड़ी पे रखते उसकी गर्दन पे झुका। अंबर ने धड़कते दिल के साथ कैफ के कंधे को थामा तो कैफ पीछे होता अपनी शेरवानी उतारने लगा। अंबर ने आंखें खोले एक नज़र कैफ को देखा जो उसे ही गहरी नज़रों से देख रहा था। अंबर फिर तो शर्मा हया से आंखें बंद कर गई। कैफ ने अंबर को गहरी मुस्कुराहट के साथ देखते, शेरवानी उतारते, साइड पे रखते, अंबर पे झुकता, उसकी कमर पे हाथ ले जाते, उसकी जिप खोलते, अंबर के कंधे पे होंठ रखे और उसे अपनी मोहब्बत के हिसार में लेता गया। अंबर भी खुद को कैफ की मोहब्बत भरी पनाहों में देती शर्म हया से इसी में सिमटने लगी। कैफ आज बहुत खुश था। आज उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए उसकी पनाहों में आ गई थी तो अंबर भी खुश थी, जैसे उसे इतना चाहने वाला शौहर मिला था। वजदान के साथ सभी मेहमानों को रुखसत करते घर आ गए थे। सभी थके हुए थे इसलिए कुछ देर साथ बैठते कमरों में आराम करने चले गए। मासूमा और वजदान कमरे में आए तो मासूमा बिना देर किए आकर सोफे पर बिना चेंज किए और शूज उतारे लेट गई। वजदान उसे यूं ही वो भी सोफे पे लेटे देख कर दरवाज़ा बंद करता मुस्कुरा के उसके पास आया और कुछ कहे बिना मासूमा के ऊपर झुका तो मासूमा का दिल बेसाख्ता धड़का। वजी पीछे हो, मासूमा ने धड़कते दिल के साथ वजदान की गहरी नज़रों से घबराते हुए कहा तो वजदान ने मुस्कुरा के मासूमा को देखा। मैं तो बिल्कुल नहीं पीछे होने वाला। अब मेरी प्यारी बीवी इतनी खूबसूरत लग रही है और ऊपर से सुबह से मेरा दिल बार बार मेरे सामने आकर धड़क रहा है, तो फिर तुम्हें प्यार किए बिना कैसे छोड़ दूं? वहीदार ने मासूमा की बात पे गहरी नज़रों से मासूमा को देखते दो मायने अंदाज में कहा और मासूमा के होठों पे अंगूठा फेरता लिपस्टिक उतारने लगा। और मासूमा तो अपने चेहरे पे वहीदान की गर्म सांसों की तपिश और वहीदान के अंगूठे का लम्स अपने होठों पे महसूस करती और दो मायने अंदाज में कहने पे शर्म हया से गुलाबी हो गई। नजरें तो पहले ही नहीं उठ रही थी। वजी, मासूमा ने वहीदान को कपकपाते लहजे में पुकारा, लेकिन वहीदान बिना मासूमा की सुने उसके होठों पे अपने होठ रखता उन्हें अपनी गिरफ्त में ले गया। मासूमा धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। कुछ पल बाद वजदान ने पीछे होते मासूमा की बंद पलकों को देखते उन पे होंठ रखते दोनों गालों पे शिद्दत से बोसा देता उठ खड़ा हुआ तो मासूमा भी खुद की धड़कनों धड़कनों को नॉर्मल करती जल्दी से बैठ गई। इससे पहले मासूमा उठकर खड़ी होती वजदान ने झुककर उसे अपने बाजुओं में उठाया तो मासूमा वजदान के इरादे से घबरा गई। वजी, मैं थक गई हूँ और सुबह भी वलीमा है तो हमें सो जाना चाहिए। मासूमा ने वजदान से फरार चाहा तो वजदान मुस्कुराता उसे बेड पर लेटाता, उसके पाँव के करीब बैठता, उसके शूज उतारने लगा तो मासूमा जल्दी से उठ बैठी। वजी, आप रहने दे, मैं उतार लूंगी और मैं चेंज भी करके आती हूँ। मासूमा ने कहते अपने पाँव पीछे करने चाहे लेकिन वजदान ने मजबूती से पकड़े। खामोश रहो, चेंज की भी ज़रूरत नहीं है और हम कुछ देर तक सो जाएंगे, लेकिन अभी तो तुम मुझसे फरार नहीं हासिल कर सकती। वजदान ने दो मायने अंदाज में कहते उसे कंधे से थामते उसे फिर से बेड पे लिटाते उस पर झुक गया तो मासूमा भी धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई तो वजदान गहरा सा मुस्करा दिया। मासूमा जानती थी वो कितनी भी कोशिश कर ले वजदान ने उसे अब इतनी जल्दी नहीं छोड़ना। वजदान ने मासूमा के माथे को छूते, उसके नाक को छूते मासूमा की गर्दन पे अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ने लगा तो मासूमा शर्माती घबराती वजदान की पनाहों में खुद को छुपाने लगी। वजदान ने मासूमा की मैक्सी की जिप खोलते कंधे से शर्ट पीछे करते कंधे पे अपने होंठ रखे तो मासूमा अपने कंधे पे वजदान के होंठों का लम्स शिद्दत भरा महसूस करती शर्माती घबराती वजदान को पीछे करने लगी।
तो वहीदान पीछे होता, मासूमा के गुलाबी चेहरे को देखता, अपना कोट उतारता, शर्ट उतारने लगा। मासूमा जो शुक्र करती अभी संभलती कि वहीदान को शर्ट उतारता देखकर फिर से शर्माते आंखें बंद कर गई। वहीदान गहरी मुस्कुराहट के साथ मासूमा को देखता, उस पर झुकता, फिर से अपने इशार में लेगी और मासूमा भी शर्मो हया से वहीदान की पनाहों में सिमटने लगी। राकिब और अनीता कमरे में आए तो राकिब ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करते अनीता के पास आया, जो ड्रेसिंग के आगे खड़ी चूड़ियां उतार रही थी। राकिब ने उसके पास आते उसका रुख अपनी तरफ करते पलके झपकते उसकी कमर पे हाथ डालते उसे ड्रेसिंग पे बिठाया। अनीता तो इस अफादियत पे घबरा ही गई थी, लेकिन फिर राकिब को घूर कर देखते उसके सीने पे मुक्का मारा, जिस पर राकिब मुस्कुरा दिया। राकिब छोड़े मुझे, मुझे चेंज करना है, अनीता ने राकिब को देखते कहा। तो राकिब मुस्कुराता अनीता की ओर नज़दीक होते अपना चेहरा अनीता के चेहरे के करीब किया। अनीता ने धड़कते दिल के साथ राकिब को देखा। क्या देख रही हो? राकिब ने अनीता को खुद की तरफ तकता पाकर मुस्कुरा के कहा और नजरें अनीता के होठों पे जा ठहरी। अनीता राकिब की नजरें अपने होठों पे महसूस करती नजरें झुका गई तो राकिब के लब मुस्कुरा दिए। बताओ ना, क्या देख रही थी? राकिब ने अनीता की झुकी पलकों को देखते हुए कहा। कुछ नहीं, पीछे हो, अनीता ने राकिब को कहते उसके कंधे पे हाथ रखते उसे पीछे करना चाहा तो राकिब मुस्कुराता उसके चेहरे को हाथों में थामता उसके माथे पे होंठ रखे तो अनीता आंखें बंद कर गई। राकिब ने पीछे होते अनीता की बंद आंखों को देखते राकिब की नजरें फिर से अनीता के होठों पे जा ठहरी। राकिब बेखुद सा होता उसके होठों पे झुकता और उन्हें अपनी गिरफ्त में ले गया। अनीता ने भी धड़कते दिल के साथ राकिब के कंधों के गिर्द बाजों का हिसार बनाया। कुछ पल यूं ही मायने खेद खामोशी के गुजरे तो राकिब पीछे हुआ और अनीता के गुलाबी चेहरे को देखता मुस्कुरा दिया। अनीता ने आंखें खोलकर राकिब को देखा और खुद की तरफ तख्ता पाकर फिर से झुका गई। चलो जाओ, चेंज कर आओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, राकिब ने जोमानी अंदाज में कहा तो अनीता की गाल तप गया। राकिब ने पीछे होते उसे रास्ता दिया तो अनीता जल्दी से खड़ी होगी। राकिब उसकी चूड़ियां उतारने लगा तो अनीता फिर से राकिब को दिखने लगी। लबों पे मुस्कान थी। वैसे अगर शोहर प्यार प्यारा लग रहा हो तो बीवी को चाहिए उसकी तारीफ कर दे। राकिब ने अनीता की नजरें खुद पे महसूस करते हुए कहा तो अनीता बुखला ही गई। उसे लगा उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं है। अब ऐसी भी बात नहीं, अनीता ने जानबूझकर कहा तो राकिब मुस्कुरा दिया। अच्छा चलो जाओ, वरना फिर मैं ज़रूर सारी रात तुम्हारी तारीफ करूंगा, राकिब ने फिर से दो मान्य अंदाज में कहा तो अनीता गुलाबी हुई, जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ी और चेंज रूम के बाहर रुकती पीछे मुड़कर राकिब को देखा, जो अभी भी उसे ही जाता देख रहा था। अब सच में आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, अनीता ने मुस्कुराते राकिब को कहा और जल्दी से चेंजिंग रूम में दाखिल हो गए। पीछे राकिब गहरी मुस्कुराहट के साथ मोबाइल की तरफ मतवजह हुआ, जहां किसी की कॉल आ रही थी। कुछ देर बाद दोनों चेंज करते सो गए थे। सारिम ने कमरे में आते अपनी सोई हुई बेटी को बेड पे लिटाते हिबा को देखा, जो अपना दुपट्टा उतारकर साइड पे रखती बेड पे बैठ गई थी। सारिम मुस्कुराता हिबा के पास आता उसे अपनी बाहों के हिसार में लिया तो हिबा ने मुस्कुराते उसके कंधे पर सर रखा। वैसे आज तो मेरा टाइम ही नहीं लगा तुम्हें बताने का कि तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, सारिम ने हिबा को कहते उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखते कहते हिबा का चेहरा ऊपर किया तो हिबा ने शर्मीली सी मुस्कान के साथ उसे देखा। सारिम ने मुस्कुराते हिबा को देखते उसके माथे पे होंठ रखते अभी उसे के होंठों को छूता के हुदा के रोने की आवाज़ पे पीछे हुआ और घूर कर हुदा को देखा। अरे मेरा बच्चा, एक थोड़ा सा ही वक्त तो होता है तुम्हारी मम्मा को प्यार करने का और तुम वो भी नहीं देती, ये तो गलत बात है। सारिम ने हिबा को छोड़ते अपनी रोती हुई बेटी को गोद में लेते कहा, जैसे वो उसकी बात समझ रही हो। हिबा मुस्कुरा दी। हुदा भी रोते हुए अपने पापा को देखने लगी कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। सारिम मुझे दें, दूध पिलाऊंगी थे, हिबा ने कहा तो सारिम ने उसे दे दिया। हिबा सारिम की तरफ पुश्त करती बैठ गई। सारिम ने हिबा की पुश्त को घूर कर देखा। इधर क्यों चेहरा किया उधर क्यों चेहरा किया, सारिम ने हिबा को कहा, क्योंकि वो आप मुझे तंग करते रहेंगे, जानती हूँ मैं। हिबा ने कहा तो सारे मुस्कुराकर उधर से टेक लगाकर बैठ गया। हिबा को पता था सारे मुझसे तंग करता रहेगा, क्योंकि वो पहले भी यूं ही उसे तंग करता रहता था, इसलिए उसने पहले ही रुख मोड़ लिया था। हुदा कुछ देर बाद सो गई तो सारिम हिबा की गोद में सर रखता लेट गया। कुछ देर यूं ही दोनों बातें करते रहे। चलो यार सो जाए, तुम भी थक चुकी होगी, सारिम कहता उठ बैठा और बिना हिबा को समझने का मौका दिए उसका चेहरा थामते उसके होंठों पर झुका तो हिबा भी धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। कुछ पल बाद सारिम हिबा के होठों को छोड़ता उठ खड़ा हुआ और हिबा के गुलाबी चेहरे को देखता मुस्कुरा दिया। हिबा ने भी जरा सी नजर उठाकर सारिम को देखते शर्मीली सी मुस्कान के साथ चेहरा झुका गई तो सारिम ने उसका हाथ थामते उसे खड़ा किया। हिबा भी चेंज करने चली गई तो सारिम भी अपना ड्रेस लेता बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद आकर दोनों लेट गए और सो गए। रात का न जाने कौन सा पहर था, जब हिबा की आंख खुली तो उसे अपनी दूसरी तरफ से सारिम दिखाई न दिया। हिबा ने उठकर बैठते कमरे में नजरें घुमाकर देखा, पर उसे सारिम की आवाज़ बालकनी से आई तो वो उठकर बालकनी की तरफ गई, जहां सारिम उसे मोबाइल पर बात करता रुख मोड़ कर खड़ा दिखाई दिया। अभी हिबा से कुछ कहती कि सारिम ने कॉल बंद कर दी। सारिम ने कॉल बंद करके पीछे देखा और हिबा को देखते हड़बड़ा ही गया। मेरी जान क्या हुआ, उठ क्यों गई, सारिम ने हिबा को देखते प्यार से कहा।
सारिम आधी रात को किससे बात कर रहे थे? हिबा ने कहा, मैं कुछ नहीं यार, दोस्त की कॉल थी, चलो आओ सोते हैं। सारिम ने कहा और साथ हिबा को अपने हिसार में लेता कमरे में ले गया। सारिम के कहने पे हिबा ने कंफ्यूज होकर सारिम को देखा था, जैसे वो कोई बात उससे छुपा रहा हो। ये सोचते हुए खामोशी से आकर सारिम के साथ लेट गई और ये सोचते सोचते ही हिबा सो गई। सारिम उसे सोता देखकर खुद भी सो गया। सुबह कैफ की आंख खुली तो सबसे पहली नज़र अपनी बाहों में उसी के कुर्ते में सोई हुई अंबर पे गई तो होंठों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई। कैफ ने अंबर के चेहरे को देखते उसके माथे पे बोसा दिया और पीछे होते अंबर की बंद आंखों को देखते उन पे बोसा देता अंबर का सर आराम से तकिए पे रखता बेड से उठ खड़ा हुआ और अपना ड्रेस लेता फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर आते बाल बनाते अंबर के पास आकर बैठा जो अभी तक वैसे ही सोई हुई थी। कैफ ने अंबर के आगे आए हुए बाल उंगली की पोर से पीछे किए। अंबर के बाल लंबे तो नहीं लेकिन अब कंधे से नीचे आने लगे थे। कैफ ने अंबर के हाथ को अपने हाथ में लेकर दायां हाथ उसकी गाल पे रखा। अंबर मेरी जान उठ जाओ, सुबह हो गई है, देखो कितना टाइम हो गया है। कैफ ने मुस्कुरा के प्यार से अंबर को उठाते उसकी गाल को अपनी हथेली से सहलाया तो अंबर ने कैफ की आवाज़ पर कसमसाते आंखें खोली और खुद के पास बैठे कैफ को देखते गुजरी शब याद आई और साथ ही अंबर के चेहरे पे लाली छाने लगी। अंबर ने शर्म से नजरें झुकाते कैफ से अपना हाथ छुड़ाते रुख मुड़ा। कैफ ने मुस्कुराते उसका हाथ छोड़ते उसके कंधे पे हाथ रखते उसका रुख अपनी तरफ करते उसके कंधों के पास दोनों बाजू टिकाकर अंबर को गहरी नजरों से देखने लगा तो अंबर का दिल तेजी से धड़कने लगा। पर अल्फाज तो जैसे मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। जानती हो, वैसे तो तुम हमेशा ही बहुत प्यारी लगती हो, लेकिन इस वक्त अपनी मोहब्बत के रंग तुम्हारे चेहरे पे देखते और भी हसीन लग रही हो। कैफ ने कहते झुककर अंबर के माथे पे प्यार भरा लम्स छोड़ा तो अंबर आंखें बंद कर गई। कैफ ने पीछे हुए अंबर के चेहरे को देखा जहां लाली छाई हुई थी। कैफ छोड़े, मुझे जाने दें प्लीज, अंबर ने बमुश्किल अटकते कैफ को कहा तो कैफ अंबर की हालत समझता मुस्कुराता पीछे हुआ। अच्छा जाओ फ्रेश हो आओ, कैफ ने पीछे होते कहा और साथ अंबर को कंधों से थामते बिठाया तो अंबर खुद को कैफ के कुर्ते में देखती हुई और गुलाबी होने लगी। कैफ उसे यूं ही शर्माता देखकर मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ। चलो अब जल्दी से जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर बाहर चलेंगे साथ ही, कैफ ने मुस्कुरा के प्यार से कहा। जी, अंबर कहती हुई उठ खड़ी हुई और ड्रेस लेती फ्रेश होने चली गई तो कैफ भी मुस्कुराता बेड पे बैठता उसके इंतजार आने का इंतजार करने लगा। आमिर इस वक्त गुस्से में बैठा अपने सामने खड़े अपने आदमियों को देख रहा था जो अभी तक बॉस का पता नहीं करवा पाए थे और दूसरा उसे मासूमा के ना मिलने पे गुस्सा चढ़ा हुआ था। एक तो बॉस की समझ नहीं आ रही ये है कौन और क्यों मेरे पीछे पड़ चुका है, मेरे 4 अड्डे तबाह कर चुका है और ना ही वजदान को मैं कुछ कर सका और लगता है वजदान के पास मेरे खिलाफ कोई खास सबूत नहीं, वरना ज़रूर अब तक पुलिस मुझे पकड़ चुकी होती। आमिर डेवल ने गुस्से से कहा। उसके सब आदमी चेहरा झुकाए डर के मारे खड़े थे। दफ़ा हो जाओ सब, यहाँ खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, आमिर ने गुस्से से सबको कहा तो वह सब जल्दी से बाहर चले गए। कुछ देर बाद आमिर खुद भी वहां से चला गया और शहनाज के पास आया। शहनाज जो कहीं अभी बाहर से आई थी कमरे में दाखिल हुई तो आमिर को बैठा देखकर उसके पास आ गई। कहाँ गई थी तुम, आमिर ने शहनाज से पूछा। मैं बस एक पार्टी थी वहाँ गई थी, तुम बताओ क्या सोचा, फिर अब आगे क्या करना है। शहनाज ने कहा, करना क्या है, अगर ये प्रॉपर्टी ना मिली तो मैं सब खत्म कर दूंगा, उस वजदान को भी और मासूमा को भी। आमिर ने गुस्से में कहा तो शहनाज ने सर हिलाया। लेकिन तुम्हें तो मासूमा चाहिए थी, शहनाज ने तंजिया कहा तो आमिर ने शैतानी कहकर लगाया। तुम भी ना, मैं सिर्फ मासूमा को इसलिए हासिल करना चाहता था कि हम उससे सारी जायदाद लेकर उसे बेच दें, जितनी वो खूबसूरत है उसके बहुत पैसे मिलेंगे, आमिर ने शैतान बनते हुए कहा तो शहनाज भी शैतानी हंसी हंसी। ठीक कह रहे हो, बस अब ये जायदाद हमारे नाम हो जाए, जो अब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें ये जायदाद लेनी है। इतने सालों से हम इंतज़ार कर रहे हैं तो इसे छोड़ तो नहीं सकते और जब हमारे नाम सब हो गया तो हम बेच कर यहाँ से दूर चले जाएंगे, शहनाज ने कहा तो आमिर ने सर हिलाया। और अगर मासूमा मेरी ना हुई तो उस वजदान को मैं जान से मार दूंगा, आमिर ने दिल में गुस्से से सोचा और फिर शहनाज से बातें करने लगा। वलीमे की तकरीब हॉल में रखी गई थी। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। कैफ और अंबर भी स्टेज पर बैठे थे। दोनों ही प्यारे लग रहे थे। अंबर ने आज रॉयल ब्लू कलर की मैक्सी पहने खूबसूरत सा मेकअप किए कैफ की धड़कनें बढ़ाने का सबब बन रही थी। मासूमा ने ब्लैक और वाइट शरारा शर्ट पहन साथ दुपट्टा लिए प्यारा सा मेकअप किया वैदान को बेहद प्यारी लग रही थी। वैदान खुद भी डार्क ब्राउन कलर के 3 पीस पहने हैंडसम लग रहा था। अनीता भी फ्रॉक ट्राउजर में मेकअप किए राकिब को प्यारी लग रही थी। राकिब भी ब्लू 3 पीस में हैंडसम लग रहा था। वहीं हानिया भी फ्रॉक ट्राउजर में प्यारी लग रही थी और वानिया भी बारबी वाइट फ्रॉक में क्यूट लग रही थी। समीर भी वाइट और ब्लैक 3 पीस पहने हुए था।
हिबा भी घुटनों तक आती फ्रॉक और ट्राउजर में प्यारी लग रही थी और हुदा भी ब्लैक फ्रॉक में क्यूट लग रही थी। हुदा रोने लगी तो हिबा से खामोश करवाती ही थोड़ी दूर आई जहां उसे सारिम खड़ा मोबाइल पे बात करता हुआ दिखाई दिया। सारिम का रुख दूसरी तरफ था जिसकी वजह से सारिम हिबा को देख ना सकता था। हुदा खामोश थी। खामोश होते हिबा हिबा के झुमकों को पकड़ने लगी लेकिन हिबा का ध्यान सारिम की तरफ ही था। हिबा खामोशी से चलती सारिम के पीछे खड़ी हुई उसकी बातें सुनने लगी। हाँ यार, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करती हो? सारे मोबाइल कान से लगाए किसी को कह रहा था और हिबा को लगा वो भी गिर जाएगी तो क्या उसका शक सही निकला? सारिम किसी और से प्यार करता था। एकदम हिबा की आंखों में आंसू आने लगे। अभी हिबा मुड़कर पीछे जाती कि सारिम की अगली बात पे उसकी आंखों में और आंसू आने लगे। हाँ, मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, सिर्फ तुमसे करता हूँ, सारिम ने कहा। और हिबा को लगा अब उससे ज्यादा इसने सारिम के मुंह से कुछ और सुना तो वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। हिबा बिना कुछ किए वहां से हरती हॉल से ही निकलती गई बिना किसी को कुछ किया। आंखों में बेतहाशा आंसू थे। सारिम पीछे मुड़ा तो उसकी नज़र ज़मीन पे गिर। वहां उसे एक झुमका पड़ा हुआ दिखाई दिया। सारिम ने उस झुमके को उठाया तो हैरत से देखा क्योंकि वो झुमका हिबा का था। तो क्या हिबा ने मेरी बातें सुन ली? शिट, सारिम ने खुद से कहा और उसे गुस्सा भी आया खुद पे कि उसने ध्यान क्यों नहीं दिया। सारिम जल्दी से सबकी तरफ आया और आसपास हिबा को तलाश करने लगा लेकिन वो होती तो ही था। सारिम का दिल तेजी से धड़क रहा था। राकिब सारिम को परेशान देखते हुए उसके पास आया। सारिम, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? सब खैरियत है? राकिब ने सारिम के पास आते पूछा। यार, हिबा मुझे छोड़कर चली गई। वो कहीं नहीं। मैं कहाँ ढूंढूं उसे? प्लीज यार कुछ कर। मैं हिबा के बगैर एक पल नहीं रह सकता। सारिम ने परेशानी से कहा। और राकिब तो जो पहले ही उसी की बात हैरत से सुन रहा था सारिम को घबराया देखकर उसे तसल्ली देने लगा। रिलैक्स यार, कहाँ जाएगी हिबा? यहीं कहीं होगी। राकिब ने सारिम को रिलैक्स करते कहा लेकिन सारिम की परेशानी खत्म नहीं हो सकती थी। नहीं यार, मैं देख चुका हूँ, कहीं नहीं है, सारिम ने परेशान होते कहा। अभी वो दोनों ही खड़े थे कि वहीदान भी आ गया। क्या हुआ? तुम दोनों यूं परेशान क्यों खड़े हो? वहीदान ने आते साथ कहा तो दोनों ने देखा। यार, हिबा न जाने कहाँ चली गई है। राकिब ने वहीदान को देखते हुए कहा। क्या मतलब? क्या हुआ है? क्या कोई बात है? वहीदान ने कहा। नहीं यार, कोई बात नहीं हुई, पर मुझे लगता है उसने मेरी बात सुन लिया। सारिम ने परेशान होते कहा। क्या बात सुन ली? वहीदान ने पूछा। मुझे लगता है उसने सुन लिया कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ। सारिम ने कहा। तो वहीदान ने उसे देखा। देखा सारिम, मैंने तुझे पहले भी कहा था हिबा को बता दी, लेकिन तूने ही नहीं बताया। ऐसा तो होना ही था ना? वजदान ने गुस्से से कहा। तो सारिम ने उसे देखा। यार क्या करता? मुझे लगता था अगर मैंने बता दिया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी, इसलिए नहीं बताया। अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊं? न जाने कहाँ चली गई। सारिम ने परेशान होते कहा। अभी वो खड़े ही थे कि साकिब साहब, फैसल साहब और जावेद साहब भी वहीं आ गए। क्या हुआ? तुम ऐसे परेशान क्यों खड़े हो? साकिब साहब ने पूछा। ताया जान, हिबा पता नहीं कहाँ चली गई है। राकिब ने कहा। क्या मतलब? और अगर कहीं चली गई है तो जहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर ढूंढो उसे। फैसल साहब ने राकिब को देखते कहा। तो राकिब जी कहता बाहर हॉल से निकलता कि सारिम बोल पड़ा। राकिब, रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। सारिम ने राकिब को जाता हुआ देखकर कहा। नहीं सारिम, तुम रहने दो, मैं ढूंढता हूँ। राकिब ने सारिम को देखते हुए कहा। पर राकिब, सारिम ने कहा। लेकिन राकिब उसे वहीं रुकने का कहता चला गया। सारिम तो यूं लग रहा था अभी गिर जाएगा, इसलिए राकिब सारिम को साथ नहीं लेकर गया। वहीदान ने उसे हौसला देने लगा। वो खामोश थे क्योंकि वलीमा भी खत्म नहीं हुआ था, वरना सभी बातें करने लग जाते। कुछ देर बाद अनीता, मासूमा और घर की खवातीन को भी पता चल चुका था। सभी परेशान हो गई थी। तब बड़ों ने पूछा था कि आखिर हिबा गई क्यों है? कहीं तो वजदान ने बताया था कि सारिम और हिबा में लड़ाई हुई है। सभी परेशान हो चुके थे कि आखिर इतनी बड़ी बात क्या हुई कि हिबा छोड़कर चली गई। कैफ भी सारिम को परेशान खड़ा देखकर स्टेज से उतरकर उसके पास आया तो वजदान ने उसे बताया। वो भी परेशान हो गया था और इसी तरह फंक्शन खत्म हो गया। सब अपने घरों को लौट चुके थे। अंबर, कैफ और बाकी घर वाले भी घर चल दिए और वजदान, मासूमा और बाकी सब भी घर आ गए। सारिम बार बार हिबा को कॉल कर रहा था। जो पहले तो बेल जा रही थी लेकिन हिबा उठा नहीं रही थी, लेकिन अब मोबाइल ही पावर ऑफ जा रहा था। राकिब ने इस्लामाबाद की पुलिस से रब्ता करते उनकी मदद ली लेकिन हिबा ना मिली तो राकिब भी वापस आ गया था। घर आया तो सबको ही परेशान सा लाउंज में बैठा देखा। सारिम जो सर झुकाए बैठा था, राकिब के आने पे जल्दी से उसके पास आया। कुछ पता चला हिबा का? सारिम ने राकिब को आता देखकर जल्दी से खड़े होते कहा। सारिम, मुझे लगता है हिबा लाहौर चली गई होगी, हमें लाहौर चले जाना चाहिए। राकिब ने कहा। तो सारिम को एकदम ख्याल हो सकता था, तो हम चलते हैं फिर। सारिम जल्दी से कहता बाहर निकला। सारिम, हम चलते हैं, रुको तो सही। राकिब ने जाते हुए सारिम को आवाज दी जो बाहर को जा रहा था, लेकिन सारिम तो बिना किसी सुने किसी को कुछ कहे बाहर को बढ़ गया ताकि वो लाहौर जा सके। हिबा और सारिम की जो भी लड़ाई हो, लेकिन दोनों बच्चों को चाहिए था बैठकर मामला सुलझाते। जावेद साहब ने कहा। वो भी परेशान थे हिबा के लिए और कुलसूम बेगम भी। बस हिबा मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, साकिब साहब ने कहा।
राकिब हमारी भी टिकट करवाओ, हमें भी चलना चाहिए। फैसल साहब ने राकिब से कहा, जी मैं करवाता हूँ। राकिब कहता मोबाइल निकालने लगा, अनीता बेटा जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, फिर चलें हम। सदा बेगम ने अनीता से कहा, जी चची जान। अनीता कहती उठ खड़ी हुई तो मासूमा भी अनीता के साथ सामान लेने चलेगी। बाकी सब तो वहीं बैठे थे। राकिब सबकी टिकट करवाने लगा और फिर सब ही तैयार होने लगे ताकि जाके कुछ देर में एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुके थे। वैदान घर ही था, मासूमा के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। सबके जाने के बाद अब मासूमा के पास आया, जो सोफे पे बैठी थी। मेरी जान क्यों इतना उदास हो रही हो? वैदान ने मासूमा के पास बैठते हुए कहा। वज्जी पता नहीं हिबा आप ही कहाँ होंगी, और हुदा भी इतनी छोटी है। मासूमा ने परेशान होते कहा, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ किसी को बताओगी तो नहीं?" वैदान ने मासूमा को देखते कहा। तो मासूमा ने हैरान होते वैदान को देखा। कौन सी बात है, बताएं? मासूमा ने वैदान को देखते पूछा। पहले तुम ये बताओ किसी को बताओगी तो नहीं? वैदान ने फिर से कहा, नहीं बताऊंगी, पर ऐसी क्या बात है? मासूमा ने कहा, वो ये कि हिबा का मुझे पता है कहाँ है। वजदान ने कहा। तो मासूमा ने हैरत से देखा, क्या? तो आपने बताया क्यों नहीं? सब कितना परेशान थे, और सबसे ज़्यादा सारिम भाई। मासूमा ने कहा, वो इसलिए क्योंकि हिबा ने मना किया है। मैंने तो कोशिश की थी कि उसे मना लूँ, जाकर सारिम से बात करे, पर वो मानी ही नहीं। और सारिम के अलावा मैं सबका बता चुका हूँ कि हिबा ठीक है और कैफ के फ्लैट पे है। अब मैं उसे लेने जा रहा हूँ, और अनीता को भी इस बात का नहीं पता। वजदान ने कहा, तो आपने बाकी सबको कब बताया? हिबा आप ही आपको कैसे मिली, और वो नाराज़ क्यों हुई है? और वो नाराज़ क्यों हुई है, सारिम भाई से मासूमा ने पूछा। तो वैदान बताने लगा। वैदान जो मेहमानों में मसरूफ था, उसे हिबा रोती हुई हॉल से बाहर जाती दिखाई दी। तो वैदान जल्दी से उसके पीछे गया, जो अब हॉल से बाहर निकल चुकी थी। वैदान ने हिबा के पीछे आते से पुकारा, हिबा गुड़िया कहाँ जा रही है और रो क्यों रही हो? वैदान ने हिबा को कहा। तो हिबा ने पीछे मुड़कर वैदान को देखा। भाई सारिम किसी और लड़की से, मुझे नहीं करनी अब उनसे बात, मुझे जाने दें, हिबा ने रोते हुए कहा। तो वैदान सब पल में समझ चुका था, लेकिन अभी हिबा को ना कहना ही बेहतर था, क्योंकि ये मामला इन दोनों मियाँ बीवी का था। अच्छा तुम मेरे साथ आओ, वैदान ने कहा। तो हिबा उसे देखने लगी। पर मुझे सारिम के पास इस वक्त तो बिल्कुल नहीं जाना, हिबा ने वैदान से कहा। तो वैदान ने सर हिलाया। ठीक है, नहीं लेकर जाता, पर अभी तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कहीं छोड़ देता हूँ, आराम से वहां रहना, फिर बाद में घर ले जाऊंगा। अब अपने इस भाई की बात मान लो, वजदान ने हिबा से कहा। तो हिबा उसके साथ चल दी। वजदान ने ड्राइवर से कहकर उसे कुछ देर के लिए कैफ के फ्लैट पे भेज दिया था। इत्तेफाक से कैफ के फ्लैट की चाबी इसके पास थी। हिबा को भेजते वजदान ने राकिब को हिबा के अपने पास होने का मैसेज करते और किसी को ना बताने का कहते वापस हॉल में गया, जहाँ सारे और राकिब परेशान थे। वजदान को मालूम हो चुका था कि राकिब ने अभी उसका मैसेज नहीं देखा। फिर जब राकिब हिबा को ढूंढने निकला, तो राकिब ने वजदान का मैसेज पढ़ लिया था, और बाकी सब बड़ों को वजदान ने तब बताया जब सारिम लाहौर के लिए निकल गया था और मासूमा और अनीता कमरे में गई थी। बड़े सब पुरसकून तो हो गए थे, लेकिन दोनों के लिए परेशान भी थे। वजदान ने बस इतना कहा था कि दोनों के बीच कोई बात हो गई है, जो हिबा कुछ दिनों तक समझ जाएगी। तो सारिम से उसे उम्मीद थी बात कर लेगी, और सारिम किसी लड़की से बात कर रहा था। ये बात वजदान ने किसी को नहीं बताई थी, सिर्फ राकिब और कैफ, जिन्हें पहले ही ये बात पता थी। ओ तो हिबा आपी की सारिम भाई से लड़ाई क्यों हुई? मासूमा ने पूछा। हिबा ने सारिम को किसी लड़की से बात करते सुन लिया था, इसलिए हुई है, वहीदान ने बताया। तो क्या सारिम भाई हिबा आपी को धोखा दे रहे हैं? मासूमा ने हैरत से कहा। तो वहीदान ने कंधे उचकाए। वजी अगर आपने मुझे ऐसे धोखा दिया ना, तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी, समझे आप? मासूमा ने उंगली उठाते वहीदान को घूर कर देखते वार्न किया। तो वहीदान उसे देखता रह गया। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? वहीदान ने मासूमा की तरफ देखते कहा। है तो सही, पर आपका क्या पता, और अगर आपने किया तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, चाहे जितना मर्जी मनाइएगा, मैं नहीं मानूंगी। मासूमा ने वहीदान को देखते कहा। तो वहीदान जरा सा मासूमा का झुका चेहरा देखने लगा। पहली बात, कभी ऐसा नहीं होगा, और दूसरी बात, अगर कभी भी किसी बात पर तुम नाराज हुई तो मैं मना लूंगा। वहीदान ने मासूमा के होंठों को देखते जोमानी अंदाज में कहा। तो मासूमा वहीदान की जोमानी बात पे गुलाबी होती वहीदान के सीने पे हाथ रखते पीछे किया। तो वहीदान भी मुस्कुराता पीछे हुआ। अच्छा चलो आओ, हिबा को ले आए, वहीदान ने खड़े होते कहा था। तो मासूमा को भी हाथ से थाम कर खड़ा किया, और दोनों बाहर निकले। अंबर पहले ही कमरे में आ गई थी, और कैफ अभी आया था। अंबर को भी हिबा का पता चल गया था, और वो भी परेशान थी। कैफ कमरे में आया तो अंबर परेशान से जल्दी से खड़ी हो गई। कैफ दरवाज़ा लॉक करता उसके करीब आया। कैफ वहीदान भाई को कॉल करके पूछे हिबा मिल गई? अंबर ने कहा। तो कैफ उसे बेड पे बैठाता खुद भी साथ बैठा। हाँ हिबा
भाभी ठीक है, कैफ ने कहा तो अंबर ने शुक्र का सांस लिया। कहाँ से मिली, कहाँ गई थी और क्यों? अंबर ने कहा तो कैफ ने सारी बात उसे बताई। कैफ को भी राकिब ने कुछ देर पहले जब कैफ ने राकिब को कॉल की थी बताया था। अच्छा चलो शुक्र है, लेकिन सारिम भाई बेचारे परेशान हो गए। अंबर ने कहा हाँ यार, परेशान तो वो बहुत था, लेकिन अब क्या करें, बस दुआ ही कर सकते हैं दोनों में सब जल्दी ठीक हो जाए। कैफ ने कहा तो अंबर ने सारी लाया। जी ये तो है, अंबर ने कहा। कैफ अंबर की तरफ मतवज्जो हुआ और अंबर के सजे सवरे रूप को गहरी नज़रों से देखने लगा। अंबर कैफ को खुद की तरफ गहरी नज़रों से तकता पाकर शर्मो हया से नजरें झुका गई। कैफ गहरी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा दी और अंबर के हाथ से थामे। बहुत प्यारी लग रही हो, कैफ ने कहते अंबर के हाथों पे बोसा देता उसके चेहरे को हाथों में थामे उसके माथे को छूते पीछे होते उसे अपने हिसार में लेते बिना अंबर को समझने का मौका दिए बेड पे लेटा तो अंबर ने खुद को कैफ की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, लेकिन कैफ ने हिसार और तंग किया। कैफ हमें सोना चाहिए, बहुत थक गए हैं। अंबर ने कैफ को देखते गुलाबी होते कहा तो कैफ मुस्कुरा दिया। आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। कैफ ने अंबर को कहते अंबर के होंठों पर झुकता उन्हें अपनी गिरफ्त में ले गया। अंबर भी शर्मोहया से आंखें बंद करके न जाने कितने ही पल यूं ही मायने खेत खामोशी के गुजरे। कैफ ने पीछे होते अंबर को देखा जो आंखें बंद किए गुलाबी चेहरे के साथ गहरे सांस ले रही थी। कैफ गहरी मुस्कुराहट के साथ उसे देखता पीछे होता उसका दुपट्टा उतारता साइड पे रखता उसे फिर से अपने हिसार में लेता उसकी नाक में होंठ रखते दोनों गालों को छूते अंबर की गर्दन पर झुकता अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ने लगा। अंबर ने कैफ के कंधे पे हाथ रखते उसे पीछे करना चाहा तो कैफ ने अंबर के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते उसे तकिए से लगाते उसे अपने हिसार में लेता गया और अंबर भी शर्माती घबराती कैफ की मोहब्बत में सिमटने लगी। सारिम जैसे घर पहुंचा तो जल्दी से कमरे की तरफ भागा, लेकिन कमरा खाली देखते उसका दिल घबराने लगा। हिबा कहाँ चली गई हो यार, प्लीज़ वापस आ जाओ, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। मुझसे पूछती तो सही कि तुम्हें धोखा दे रहा हूँ या नहीं। सारिम मोबाइल निकालता हिबा की और हुदा की तस्वीर देखकर परेशान होते कहने लगा और बेड पर बैठा सर नीचे किए बस तस्वीर को देखने लगा। न जाने उसे कितनी देर वो यूं ही बैठा रहा और उसे समझ नहीं आ रहा था हिबा को कहाँ ढूंढे। राकिब इस्लामाबाद उसे ढूंढ चुका था, यहाँ भी वो नहीं थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस कब से यूं ही बैठा तस्वीर को देख रहा था जब उसे अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस हुआ। सारिम ने सर उठाते देखा तो राकिब को खड़ा देखकर उठ खड़ा हुआ। राकिब वो यहाँ भी नहीं, प्लीज़ यार चल जाकर ढूंढते हैं, न जाने कहाँ चली गई। बिना मुझसे सवाल किए और वज्जी को भी कॉल करके कह उसे ढूंढे वहाँ। सारिम ने खड़े होते तकलीफ से कहा। तो राकिब का दिल किया कि उसे बता दे, उसे तकलीफ में नहीं देखा जा रहा था, लेकिन वजदान ने कहा था कि हिबा बात करने को नहीं मान रही तो राकिब अब क्या कर सकता था। सारे मेरे भाई सब्र कर, मिल जाएगी इंशाल्लाह, दोनों ठीक होंगी। राकिब ने तसल्ली दी। यार कैसे सब्र करूं, नहीं रह सकता एक पल भी उसके बिना, और अब तो न जाने कहाँ चलेगी और पता नहीं कैसी होगी। मुझसे पूछती तो सही। सारिम कहता बेड पे बैठता सर हाथों में थाम गया। अब राकिब उसे क्या कहता, उसे ये कहता कि तुम्हें हिबा को पहले बता देना चाहिए था, या ये बता देता कि हिबा ठीक है, पर हिबा थी कि मान नहीं रही थी। सारिम यार मैं ढूंढ रहा हूँ ना, तू परेशान ना हो, वजी और कैब भी ढूंढ रही है, तो बस सब्र कर। राकिब सारिम के पास बैठता उसे तसल्ली देने लगा, लेकिन सारिम तकलीफ में था और राकिब बस तसल्ली ही दे सकता था। राकिब काफी देर बाद कमरे में आया तो अनीता को जागता हुआ पाया। राकिब दरवाजा लॉक करता उसके पास आया और उसे हिसार में लेता बैठ गया। राकिब हिबा और हुदा का कुछ पता चला, अनीता ने राकिब के पास बैठते हुए कहा मिल जाएगी, बस तुम परेशान ना हो। राकिब ने कहा वो अनीता को भी नहीं बता सकता था, जानता था अगर बता दिया तो अनीता ने अपने भाई को बता देना है, क्योंकि उससे अपने भाई की हालत नहीं देखी जा रही थी। राकिब ऐसी क्या बात हो गई थी कि हिबा भाई से नाराज होकर चली गई। अनीता ने कहा तो राकिब गहरा सांस लेकर रह गया। यार अभी तुम्हें रच की ज़रूरत है, चलो परेशान ना हो और अब सो जाओ, मुझे उम्मीद है सुबह तक मिल जाएगी हिबा, मैं भी चेंज करके आता हूँ। राकिब कहता अनीता के माथे को छूता उठ खड़ा हुआ। वो अभी तो अनीता को नहीं बता सकता था, दूसरा वो उसे परेशान भी नहीं देख सकता था। अनीता ने सर हिलाया तो राकिब चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद राकिब अनीता को हिसार में लेता लेट गया और अनीता के बालों में उंगलियां फेरने लगा ताकि वो सो जाए। कुछ देर बाद अनीता सो गई तो राकिब भी सुकून से आंखें मूंद गया। मासूम और वजदान कुछ देर बाद हिबा और हुदा को घर ले आए थे। हिबा ने पहले पूछा कि सारिम तो नहीं, और फिर दोनों ने कहा कि वो जा चुके हैं, तो हिबा उनके साथ आने के लिए राजी हुई थी। मासूमा हिबा और हुदा कमरे में लेते चली गई और खुद हुदा के साथ लग गई। हिबा तो खामोशी से बैठी थी, इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सारिम उसके साथ कुछ ऐसा कर सकता है, तो क्या वो इतने महीने से मुझे धोखा दे रहे हैं। हिबा ने दिल में कर्ब से सोचा। उसे याद आया था कि उसने काफ़ी महीने पहले भी सारिम को मोबाइल पे बात करते सुना था, लेकिन सारिम ने तब बात को मजाक में उड़ाया था, क्योंकि
क्यों किया सारिम आपने ऐसा मेरे साथ? मैं तो आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। हिबा ने दिल में सारिम को मुखातिब करते हुए कहा, आंखों में आंसू थे। हिबा वही सोच रही थी जब वजदान कमरे में आया तो उसकी आवाज़ की तरफ मतवज्जा हुई। मासूमा चलो आओ, रात काफ़ी हो गई है, चलकर सो जाए और हिबा को भी रद्द करने दो। वजदान ने कमरे में आते मासूमा को हुदा के साथ लगा देखकर कहा, जी बस हुदा जाग रही थी इसलिए मेरा दिल नहीं किया सोने को। मासूमा ने मुस्कुराते कहा और झुककर हुदा की गालों पे बोसा दिया। हुदा भी मासूमा के साथ खुश थी। वहीदा ने मुस्कुरा के मासूमा को देखा, चलो आ जाओ, सुबह तो हुदा यहीं है। वहीदा ने कहा तो मासूमा हुदा को हिबा को पकड़ाती उठ खड़ी हुई। जी चले, मासूमा वहीदान से कहती कमरे से निकली तो वहीदान भी निकलने लगा। फिर रुक कर हिबा को मुखातिब किया, हिबा कुड़िया एक बार सारिन से बात करने का ज़रूर सोचना। ये ना समझना तुम्हारे यहाँ रहने से हमें कोई मसला है। बस मैं चाहता हूँ तुम्हारे और सारिन के दरमियान गलतफहमी दूर हो, वरना तुम्हारा जब तक तुम यहाँ रहना चाहो रह सकती हो। वहीदान कहता कमरे से निकला। वहीदान चाहता था जल्द से जल्द दोनों के दरमियान सब ठीक हो जाए, पर हिबा शायद अभी समझने के मूड में नहीं थी। हिबा भी उनके जाते हुदा को फीड करवाती, उसके सोते खुद भी लेट गई। नींद तो शायद आती या नहीं। दूसरी तरफ सारिम भी जाग रहा था, उसे कैसे आ जाती नींद हिबा के बिना, और दूसरा उसे पता भी नहीं था कि हिबा कहाँ है। सारिम हिबा को ढूंढने के लिए बिना किसी को बताए घर से निकल गया था। वहीदान कमरे में आया तो मासूमा चेंज करने जा चुकी थी। वहीदान भी मासूमा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। मासूमा चेंज करती बाहर आई तो वहीदान भी चेंज करने चला गया और वापस आया तो मासूमा बेड पे लेट चुकी थी। वहीदान भी इसे अपने हिसार में लेता लेट गया। वजी आप हिबा आप ही कितनी उदास है? मासूमा ने उदास होते हुए कहा, हाँ यार, पर अब क्या करें, वो सारिम से बात करने के लिए मान भी तो नहीं रही। वहीदान ने कहा, हम वजदान ने कहा, ये तो है, मासूमा ने कहा और वजदान को देखा। वजदान भी मासूमा को देखने लगा और दिल में सोचने लगा, वजी कितने अच्छे हैं, हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, नाराज़ हो जाऊं तो भी इसी वक्त मनाने लगते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। और एक मैं हूं जो कभी मानती ही नहीं हूं, पर वजी मुझे फिर भी कुछ नहीं कहते, बल्कि वैसे ही प्यार करते हैं। वैसे प्यार तो मैं भी करती हूँ, पर बताऊंगी नहीं। मासूमा वजदान को देखकर सोचने लगी और अपनी आखिरी सोचती और अपनी आखिरी सोच पे खुद ही शर्मीली सी मुस्कान होंठों पे आ ठहरी। वजदान भी कब से उसे सोचों में देखता और अब उसकी मुस्कुराहट देखता खुद भी मुस्कुरा दिया। क्या सोच रही हो मेरी जाने जहां? वजदान ने मासूमा के गाल पे हाथ रखते कहा और मासूमा के न जाने दिल में क्या समाई कि आंखें बंद करते वजदान की गाल पे होंठ रखते जल्दी से चेहरा वजदान के सीने में छुपाया। तो वजदान अपने गाल पे मासूमा के होंठों का लम्स और मासूमा के यूं शर्मा के उसी के सीने में चेहरा छुपाने पे खुद भी मुस्कुराता, मासूमा के गिर्द घेरा तंग करता, उसके बालों पे होंठ रखता, सुकून भरा सांस लेता, सोने के लिए आंखें मूंद गया। मासूमा भी सोने के लिए आंखें बंद कर चुकी थी। सभी लॉन्च में परेशान बैठे थे क्योंकि सारिम घर पे नहीं था और राकिब के बार बार कॉल करने पे भी कॉल नहीं उठा रहा था। पुलिस स्टेशन कॉल करके राकिब पूछ चुका था लेकिन सारिम वहां भी नहीं था। अब राकिब बाहर जा रहा था ताकि सारिम का पता करे कहाँ है कि उसे बाहर से सारिम उजड़ी हुई हालत में मिला बिखरे बाल, शक्ल-शुदा लिबास, सुर्ख आंखें सारी रात के जागने का पता दे रही थी। सभी सारिम को यूं देखकर परेशान हुए थे। सारिम कहाँ था तू? कब से कॉल कर रहा हूँ, जानता है सब कितने परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। राकिब ने सारिम के आते कहा लेकिन सारिम बिना कोई जवाब दिए खामोशी से बैठ गया। बता कहाँ थे तुम? राकिब ने फिर से कहा। सभी खामोशी से उसे देख रहे थे। हिबा को ढूंढने गया था, कहीं नहीं है। कहाँ ढूंढूं अब? सारिम ने परेशान होते कहा। सबका दिल किया कि सारिम को बता दें लेकिन फिर खामोश होकर रह गए। तो बता कर तो जाते। राकिब ने कहा, क्या बताता तुम्हें? तुम्हें नहीं पता कि मैं यूं ही बैठ जाता हिबा को ढूंढे बगैर? सारिम ने गुस्से में कहा और बिना राकिब की या किसी को कुछ बगैर कमरे की तरफ बढ़ गया। सारिम सारी रात हिबा को ढूंढता रहा था। मासूमा हुदा को लेकर बैठी उसके साथ लगी थी। हिबा भी वहीं उसके साथ खामोशी से बैठी थी। हिबा सारी रात जागती रही थी, उसे एक पल भी नींद नहीं आई थी। वजदान नाश्ता करके कुछ देर ऑफिस चला गया था और अब रात के वक्त वजदान घर आया। आज उनकी ऑफिस को ज़रूरी मीटिंग थी और अब आते इन तीनों को लाउंज में बैठा देखकर मुस्कुराता उनके पास आता मासूमा से हुदा को लेकर प्यार करने लगा और उनके साथ ही बैठ गया। हिबा गुड़िया क्या सोचा, फिर सारिम से बात करोगी? हिबा ने वजदान ने हिबा से पूछा तो हिबा चेहरा झुका गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे तो अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा था कि सारिम ने उसे धोखा दिया है। भाई अब मेरा दिल नहीं मान रहा सारिम से बात करने को, हिबा ने कहा तो वजदान खामोश होकर रह गया। ठीक है, वजदान ने कहा, अब वो इसे क्या कहता। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ फिर डिनर करते हैं। वजदान कहता उठ खड़ा हुआ और हुदा को मासूमा को देखकर ऊपर कमरे में फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद वजदान भी आ गया तो तीनों ने डिनर किया तो मासूमा हिबा के साथ कमरे में चली गई और वजदान कमरे में। कुछ देर बाद मासूमा भी हुदा को हिबा को देखकर कमरे में चली गई। मासूमा कमरे में आई तो वजदान उसे कमरे में नहीं था और बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर वजदान की
मौजूदगी का पता दे रहा था। मासूमा को शरारत सूझी तो वो खामोशी से चलती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ी। बाथरूम के दरवाजे पर जाकर मासूमा ने जरा सा अंदर झांक कर देखा तो उसे वजदान दूसरी तरफ चेहरा किए शावर के नीचे खड़ा हुआ मिला। मासूमा को लगा शायद शायद शर्ट उतार रहा है, पर वजदान वहां बाथरूम में बने कबर्ड में अपने खंजर देख रहा था, क्योंकि आज रात उसे कहीं जाना था। वजदान मासूमा की वजह से बाथरूम में खड़ा देख रहा था, क्योंकि मासूमा कमरे में आती तो उससे पूछने लगती। मासूमा दबे पांव वजदान के पीछे जाती, जल्दी से शावर खोलती, उससे पहले भागती। वैदान जो अपने पिशाच को महसूस कर चुका था और मासूमा के शावर खोलने से भीग चुका था, इससे पहले मासूमा वहां से भागती, वैदान ने पीछे मुड़ते एक झटके से मासूमा को अपनी तरफ खींचा तो मासूमा के पुष्ट वैदान के सीने से आ लगी और मासूमा की इस अफादियत पे चीख ही निकल गई। वजी मासूमा ने वैदान को गिरने के डर से चीखते कहा और वैदान के खींचने से मासूमा भी शावर के नीचे आती वैदान के साथ भीग चुकी थी। वैदान ने मासूमा के चीखने पर मुस्कुराते उसका रुख अपनी तरफ करते उसके भीगे सरापे को गहरी नजरों से देखा। शावर का पानी दोनों पे गिर रहा था। दोनों ही मुकम्मल भीग चुके थे। तुम्हें क्या लगा मेरी जान कि मुझे तुम्हारे बाथरूम में आने का पता नहीं चला क्या? वजदान ने मुस्कुराते मासूमा को देखते कहा और बाथरूम और हाथ बढ़ाते मासूमा के चेहरे पे आए गीले बालों की लट को हाथ बढ़ाते कान के पीछे करने लगा। तो मासूमा जो पहले ही वजदान की गहरी बोलती नज़रों से शर्माते नज़रें झुका चुकी थी, वजदान की उंगलियों का लम्स अपने कान की लू पे महसूस करती बुरी तरह कपकपा के रह गई। वजदान मासूमा का शर्माना कपकपाना अच्छे से महसूस कर चुका था। वजदान के चेहरे पे मासूमा को यूं देखते गहरी मुस्कुराहट आ गई। वजी छोड़े, मासूमा कपकपाते लहजे में कहा, और अगर ना छोड़ूं तो? वजदान ने दो महीने अंदाज में कहा तो मासूमा की धड़कनें तेज हुई। वजी छोड़ें, देखें आपने मुझे भिगा दिया है, मासूमा ने खुद को नॉर्मल करते कहा। मासूमा पछता रही थी, आखिर क्यों उसने शरारत की। अब खुद ही वजदान की गिरफ्त में फंस चुकी थी। मासूमा ने खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन वजदान की गिरफ्त से मासूमा को खुद को छुड़ाना मुश्किल था। और जो तुमने मुझे भिगोया वो अब तुमने खुद मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूं और सारी रात करूं। वजदान ने दो मानी अंदाज में कहते मासूमा के चेहरे पे झुकता अपने होंठों का लम्स छोड़ने लगा। और मासूमा जो पहले ही शर्माती खड़ी थी, वजदान की होठों का लम्स अपने चेहरे पे महसूस करती और कपकपाने लगी। दोनों पे शावर का गिरता पानी जो इन दोनों को पूरी तरह भिगो चुका था। वजदान मासूमा की कमर के गिर्द गिरफ्त मजबूत करता, उसे अपने और करीब करता, एक हाथ की उंगलियां मासूमा के बालों में उलझाता, उसके होठों पर झुका तो मासूमा के दिल की धड़कनें और तेज हुई। मासूमा ने कपकपाते हाथों से वजदान की शर्ट को कॉलर से मजबूती से थामा और वजदान मासूमा के हाथों का लम्स अपनी गर्दन पे महसूस करता और बहकने लगा। कुछ पल यूं ही मायने खेद गुजरे और वजदान ने पीछे होते मासूमा के गुलाबी और भीगे चेहरे को देखते उसके माथे पे बोसा देते एक हाथ से शावर बंद करते मासूमा को बाजू में उठाते कमरे में आया और बेड की तरफ कदम बढ़ाए। वो जी नीचे उतारे, मैं चेंज कर लूँ, मासूमा ने वजदान के इरादे देखते कहा, लेकिन वजदान मासूमा की बिना सुने से बेड पर लिटाता उस पर झुका। वजदान के बालों से पानी गिरता मासूमा पे गिर रहा था। कुछ नहीं होता, कल चेंज हो जाएगा, वजदान ने मासूमा के भीगे सरापे को देखते कहते मासूमा का दुपट्टा उतारने लगा। तो मासूमा वजदान के दुपट्टा उतारने पे और खुद को वजदान की गहरी बोलती नजरों से घबराते उसी के सीने में चेहरा छुपाने लगी और वजदान मासूमा की इस अदा पे फिदा होता उसकी गर्दन पे होंठ रखते वहां अपना लम्स छोड़ते मासूमा के कंधे को छूने लगा तो मासूमा को अपना दिल सीने से बाहर आता हुआ महसूस हुआ। वजदान मासूमा को अपनी मोहब्बत में भिगोते खुद भी मासूमा को महसूस कराता उसमें खोने लगा और मासूमा भी हमेशा की तरह खुद को वजदान के हिसार में दे गई। कैफ अभी तक अस्पताल नहीं गया था। अभी कुछ देर पहले सबने लंच किया था और दोनों रूम में आए थे और आते साथ कैफ अंबर को अपने हिसार में लेते बेड पे बैठा हो तो अंबर के होठों पे भी धीमी सी शर्मीली सी मुस्कान आ गई। हाँ तो अब तुम मुझे बताओ हनीमून पे कहाँ जाना चाहोगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम जल्द ही हनीमून पे जाएं और सारे का सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारूं। कैफ ने कहते अंबर के गाल पे होंठ रखे तो अंबर गुलाबी होती चेहरा झुका गई। बताओ ना कहाँ जाना चाहती हो, फिर मैं टिकट्स करवाऊँ। कैफ ने फिर से कहा, जी जहाँ आप जाना चाहें वहीं ही वहाँ ही। अंबर ने होठों पे मुस्कान सजाते कहा तो कैफ भी मुस्कुरा दिया। चलो ठीक है, फिर हम स्विट्जरलैंड चलते हैं। कैफ ने कहा, जी ठीक है। अंबर ने कहा तो कैफ मुस्कुरा दिया। वैसे अभी बता दो, वहाँ एक पल भी खुद से दूर नहीं करूँगा, कैफ ने कहा। तो अंबर के चेहरे पे कैफ की जोमानी बात पे चेहरे पे सुर्खी छाने लगी और कैफ अंबर के चेहरे पे छाई लाली देखता मुस्कुरा दिया। एक तो मैं ना इन नॉवेल्स में ना ये चीज़ बड़ी देखती हूँ कि फ़ौरन टिकट
टिकट्स बुक करवाते हैं और ये बाहर के कंट्रीज़ में चले जाते हैं। यार इतना आसान होता तो हम लोग भी जब दिल करता मुंह उठाते, टिकट बुक करवाते तो हम लोग भी चले जाते। चलो आओ बाहर चलते हैं, कुछ देर सबके साथ बैठते हैं। कैफ ने कहते उठ खड़ा हुआ और 7 नंबर का हाथ थामे उसे भी खड़ा करता बाहर निकला। जहाँ सामने ही उन्हें वानिया आती दिखाई दी तो दोनों मुस्कुरा दिए। कहाँ जा रही है हमारी डॉल? कैफ ने कहा। मम्मा के पास मैं जा रही थी, वानिया ने बताया। ओके, कैफ ने कहा। चाचू आप चाची के साथ बाहर जाएंगे? वानिया ने पूछा तो कैफ और अंबर मुस्कुरा दिया। हाँ जाएंगे, क्या आपने भी जाना है? कैफ ने पूछा। नहीं, लेकिन आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे? ओके, वानिया ने कहा। ओके, आपकी आइसक्रीम आ जाएगी, कैफ ने कहा तो वानिया मुस्कुराती हानिया के पास चली गई। तो कैफ और अंबर भी नीचे आ गए जहां लाउंज में बिलाल साहब आसफा बेगम बैठे थे। समीर कहीं बाहर गया हुआ था। कुछ देर दोनों बिलाल साहब और आसफा बेगम के पास बैठते कैफ अंबर को बाहर ले गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।